मनोहर हिंदी कहानियाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। शाम को उदास मन और भरे दिल से मैं घर पहुंचा। मुझे देखते ही भाभी ने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? परिस्थितियां कभी कभी इंसान को इतना विवश कर देती है कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। सामाजिक मान्यताएं, संस्कार और परंपराएं व्यक्ति को अपने मकड़जाल में उलझाए रखती है। ऐसे में या तो वह विद्रोह करके सबका कोप भाजन बने या फिर परिस्थितियों से समझौता करके खुद को नियति के हाल पर छोड़ दे। किंतु यह जरूरी नहीं कि वह सुखी रह सके। मैं भी जीवन के एक ऐसे दोराहे पर उस मकड़जाल में फंस गया कि जिससे निकलना शायद मेरे लिए संभव नहीं था। कोई मेरी मजबूरी नहीं समझना चाहता था। बस अपना अपना स्वार्थ भरा आदेश और निर्णय वे थोपते रहे और मैं अपने ही दिल के हाथों मजबूरी का पर्याय बन चुका था। मैं जानता हूं कि पिछले कई दिनों से खुशी मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। उसने कई बार मेरा फैसला सुनने के लिए फोन भी किया था, मगर मेरे पास वह साहस नहीं था कि उसका फोन उठा सकूं। वैसे हमारे बीच कोई अनबन नहीं थी और न ही कोई मतभेद था, फिर भी मैं उसका फोन सुनने का साहस नहीं जुटा सका। मैंने कई बार यह कोशिश की कि खुशी को फोन पर सब कुछ साफ साफ बता दूं, पर मेरा फोन पर हाथ जाते जाते रुक जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं घबरा कर फोन रख देता। खुशी मेरी प्रेमिका थी, मेरी जान थी, मेरी मंजिल थी। थोड़े में कहूँ तो वह मेरी सब कुछ थी। पिछले 4 सालों में हमारे बीच संबंध इतने गहरे बनते चले गए कि हमने एक दूसरे की जिंदगी में आने का फैसला कर लिया था, और आज जो समाचार मैं उसे देने जा रहा था वह किसी भी तरह से मनोनुकूल नहीं था। न मेरे लिए, न उसके लिए। फिर भी उसे बताना तो था ही। मैं ऑफिस में बैठा घड़ी की तरफ देख रहा था। जैसे ही 2 बजेंगे वह फिर फोन करेगी, क्योंकि इसी समय हम दोनों बातें किया करते थे। मैं भी अपने काम से फ्री हो जाता और वह भी। बाकी ऑफिस के लोग लंच में व्यस्त हो जाते। मैंने हिम्मत जुटाकर फोन किया, खुशी। अरे कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए, न कोई फोन न कोई एसएमएस। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है। बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बड़े अनमने मन से कहा। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? न डार्लिंग कहा, न जानू बोले। बस सीधे सीधे औपचारिकता निभाने लग गए। घर पर कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई तो थी, पर फोन पर नहीं बता सकता। तुम मिलो तो सारी बात बताऊंगा। देखो कुछ ऐसी वैसी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह एकदम घबरा कर बोली, डार्लिंग आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू टू, पर खुशी, लगता है हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। यही खुशखबरी देने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे। खुशी एकदम असंयत हो उठी, तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचेंगे वे लोग जो हमें हमेशा एक साथ देखते थे? यही है तुम्हारा प्यार। तुम्हारे कहने पर ही मैंने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया था। आज क्या कहूंगी कि सब झूठ है। इतना कहते कहते खुशी रो पड़ी और फोन काट दिया। इसके बाद मैंने कितनी ही बार उसे फोन किया, पर हर बार वह काट देती और अंत में उसने फोन ही बंद कर दिया। मैं एकदम परेशान हो गया। कहता भी तो किससे? खुशी का मुझसे गुस्सा होना स्वाभाविक था। मैंने ही उससे झूठे सच्चे वादे किए थे। मैंने उसको एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था। अपना सुख दुख उससे बांटा था। उसने हर समय मुझे एक रास्ता दिखाया था। मेरे बीमार होने पर वह बुरी तरह परेशान हो जाती थी और बिना कहे कई दवाइयां सीधे मेरे ऑफिस भिजवा देती और मेरे चपरासी को फोन करके ढेर सारी हिदायतें भी देती। वह जानती थी कि मैं अपने प्रति बेहद लापरवाह हूँ। आज मैंने उसके सारे सपने पल भर में ही तोड़ दिए। हाँ ठीक है कहते हुए मैं रुआंसा सा हो गया। मुझे लगा कि वहां कुछ देर और खड़ा रहा तो आंसू न आ जाएं, इसलिए खुद को संभालता हुआ चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरते ही मेरा सारा अवसाद आंखों के रास्ते बह निकला। रोते रोते आंसू तो सूख गए, पर भीतर का मन शांत न हो सका। थोड़ी देर में भाभी ने खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि खा कर आ रहा हूँ।
भूख नहीं है पर खाया कब था। मैं अपने विचारों से जितना बचना चाहता था वे मुझे उतना ही सताने लगे। खुशी से मेरी मुलाकात 4 साल पहले ऑफिस के बाहर वाले बस स्टैंड पर हुई थी। उजला वर्ण, तीखी नाक, लंबा कद और सधी हुई देहयष्टि। ऊपर से कपड़े पहनने का ढंग इतना निराला था कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका और पहली ही नजर में वह आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। हमारी चार्टर्ड बस और ऑफिस के छूटने का लगभग एक ही समय था। मैं 5 मिनट पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि उसकी आंखें निरंतर मुझे ही तलाशती रहती है। धीरे धीरे वह भी आते जाते मुझे देखकर हंस देती। इस तरह हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पिता नेवी में उच्च पद पर थे तथा मेरे पिता मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। बीतते दिनों के साथ खुशी से मेरा प्रेम भी परवान चढ़ता गया। हमारी मुलाकातों की संख्या और समय दोनों बढ़ते रहे। इस दौरान मुझे सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब दोनों के दफ्तरों में कई किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बावजूद भी हम कोई न कोई बहाना ढूंढकर मिलते रहे। हम दोनों कभी फिल्में देखते तो कभी बिना मकसद बाहों में बाहें डालकर इधर-उधर घूमते। एक दिन खुशी ने मेरे कंधे पर अपना सिर रख कर कहा, अब बहुत हो चुकी है चुहल मस्ती। सीधी सीधी बात बताओ, कब मिला रहे हो मुझे अपनी मम्मी से? अरे तुम तो दिल के रास्ते सीधा घर पर कब्जा करने की सोच रही हो, मैंने मजाक के लहजे में कहा। मेरे पापा अब रिटायर होने वाले हैं। वह चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए ताकि नौकरी में रहते हुए वह अपनी तमाम सुविधाओं का उपयोग कर सकें। रिटायरमेंट के बाद तो हम सिविलियन हो जाएंगे। फिर कहाँ ये सुविधाएं मिलेंगी? तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मैंने चुटकी लेते हुए कहा और उसके माथे पर घिर आई लटों को पीछे करने के बहाने उसे अपने अंक में भींच लिया। उसने बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सिर मेरे कंधों पर टिका दिया। सच कहूं तो मुझे इन मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी बात को सीरियसली लेना, नहीं तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कहते कहते वह रोआसी हो गई। मैंने उसकी भर आई आंखों के कोरों से बहने वाले आंसू के कतरे को अपनी उंगलियों से पोंछा। तुम तो बेहद संजीदा हो गई हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। इन दिनों मेरे रिश्ते की बातें चल रही हैं। तुम एक बार अपने घर पर बात कर लेते तो मैं भी कम से कम उन्हें बता देती। कौन सी बात? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या कहोगी मेरे बारे में? यही कि तुम बेवकूफ हो, बुद्धू हो, एकदम बेकार और गुस्से वाले हो, पर तुम मेरे हो। कहकर पुनः खुशी ने मेरी गोद में सिर रख दिया। देर तक हम यूं ही भविष्य के सपने संजोते रहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखा और उसे जल्दी ही बात करने का आश्वासन दिया। हम दोनों ही वहां से विदा हो गए। घर पर मैं अपनी बात को इस ढंग से पेश करना चाहता था कि इनकार की कोई गुंजाइश ही न रहे और इसके लिए उचित अवसर तलाशता रहा। भैया की शादी को 2 वर्ष हो चुके थे और उनका 8 माह का एक बेटा भी था। हमारे घर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था पर घर के सभी लोग एक साथ नहीं मिल पाते थे। मैं सपनों में जीने लगा था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था कि तभी मेरे मोबाइल पर पापा का फोन आया। पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। वह जीवन नर्सिंग होम में है। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, भैया की निर्जीव देह को लोग एम्बुलेंस में डालकर घर ले जा रहे थे। घर पर मरघट का सा सन्नाटा पसरा था। सभी एकदम स्तब्ध रह गए थे। भाभी तो जैसे पत्थर ही बन गई और मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। 2-3 दिनों तक घर का माहौल बेहद गमगीन रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल धीरे धीरे संभलने लगा। खुशी मेरी विवशता समझती थी और दिल का हाल भी। जितनी बार भी समय निकालकर मैंने उससे संपर्क किया, बेहद नरम आवाज में वह संवेदना व्यक्त करती और मेरे घर पर आने की जिद करती। वह चाहती थी कि मैं अपने और उसके बारे में घर पर सब कुछ बता दूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। मम्मी भाभी को लेकर बेहद चिंतित और दुखी थी। एक तो उनका बड़ा बेटा गुजर गया था, दूसरा जवान बहू का गम। उन्हें इस बात की बेहद चिंता थी कि बहू बाकी की तमाम उम्र इस घर में कैसे बिताएगी।
एक दिन खुशी और मैं पार्क में बैठे थे। वह भरे स्वर में कहने लगी, देखो, अब तक मैं पापा को जैसे तैसे टालती रही हूं, पर अब और उन्हें टाल नहीं पाऊंगी। आज भी उन्होंने मुझे कई लड़कों के फोटो दिखाए हैं। तुमने यदि अब तक अपने घर पर बात की होती तो मैं कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ तो कह सकती। उनका इस तरह रोज रोज बात करना तो रुक जाता। मम्मी अकेले में कई बार मुझसे मेरी पसंद की तरफ भी इशारा करती है। तो फिर इंतजार किस बात का है? मैंने खुशी से कहा। तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दो और मेरी मजबूरी भी उन्हें बता दो कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उनसे मिलने आऊंगा। सच? उसने अविश्वास भरे स्वर में ऐसे पूछा जैसे उसे मुझ पर शक हो। तुम ऐसे अविश्वास से मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं घर पर बात करने जा ही रहा था कि ऐसा हादसा हो गया, मैंने कहा। ओह डार्लिंग, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इस बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हो। मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? कहकर मैंने उसके गालों पर एक प्यारा सा चुंबन जड़ दिया तो शर्म से खुशी ने अपनी पलकें झुका ली और कसकर मुझसे लिपट गई। एक दिन शाम को मैं घर आया। भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मेरे आने पर भाभी चाय बनाकर ले आईं। घर का माहौल बेहद गमगीन और घुटा हुआ था। खामोशी तोड़ने के लिए मम्मी ने पहल की थी। बहन जी, अब तो मेरे बेटे को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, किंतु बहू की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जब भी इसे देखती हूँ कलेजा मुंह को आता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आप ही कुछ बताइए ना। मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपनी बेटी आपको दी है। आप जैसा उचित समझें करें। वह बेहद भावुक होकर बोली। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए, वहां थोड़ा इसका मन तो बहल जाएगा, मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और यहीं से मेरी अंतिम विदाई भी होगी, भाभी धीरे से बोली। तुम्हें यहाँ से कौन भेज रहा है बहू? मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। वैसे तुम इस बात को भी ध्यान से सोचना कि तुम्हारे सामने सारी उम्र पड़ी है। तुम पहाड़ जैसा जीवन किसके सहारे काटोगी? मुन्ना है न, उसी में मैं उनका रूप देखती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखें भर आईं। बेटी, मुझे अपने बेटे के खोने से ज्यादा गम तुम्हारा है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और आत्मीयता भी। हम भला कब तक तुम्हारा साथ देंगे? एकल परिवारों की अपनी जन्मजात मुश्किलें हैं। कल अंकित की शादी होगी, उसकी अपनी गृहस्थी बनेगी। हमारे जाने के बाद कौन कैसा व्यवहार करेगा? बहन जी, वैसे तो यह आपका पारिवारिक मामला है, पर यदि अंकित की कहीं और बात नहीं चली हो तो संगीता भी, तो घर की बात घर में ही बन जाएगी और आप भी चिंतामुक्त हो जाएंगी। आप सोच लीजिए। उनके यह शब्द सुनकर मैं एकदम सकते में आ गया। मुझे लगा यदि मैंने कोई कदम फौरन नहीं उठाया तो शायद किसी परेशानी में न फंस जाऊं। आंटी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी ही भाभी से, मैंने कहा। बेटा, जब भाई ही नहीं रहा तो यह रिश्ता कैसा? मम्मी ने कहा, जैसे वह भी इस रिश्ते को स्वीकार करके बैठी थी। लेकिन मम्मी, मैंने चौंक कर कहा। ठीक है, तो सोच कर बता देना। मम्मी बोली, हमने तो बिना झिझक एक बात कही है, बाकी तुम जैसा उचित समझो बता देना। मेरे लिए अब वहां का माहौल बेहद बोझिल होता जा रहा था। मुझसे और देर तक वहां बैठा नहीं गया और मैं उठ कर चला गया। मेरे लिए अब बेहद जरूरी हो गया था कि मैं घर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, पर भाभी की उपस्थिति में मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर मुझ पर लगातार खुशी का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन भाभी किसी काम से बाजार गई हुई थी। मम्मी पापा बाहर बरामदे में बैठे थे। उचित अवसर देखकर मैंने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, मम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा उसके साथ परिचय है और हम शादी करना चाहते हैं। ये प्रेम प्यार सब बेकार की बातें हैं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह महज कुछ ही दिनों का बुखार होता है,
पापा ने एक तरह से मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं, यह बात नहीं है, मैंने मजबूती से कहा। बेटा, हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़े ही चाहेंगे। मम्मी ने गरमाए माहौल की तीव्रता को कम करने की कोशिश की। संगीता को इस घर में रहते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब वह हम सबको अच्छी तरह जान चुकी है और हम उसे नई लड़की इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी, यह कौन जानता है। इस हादसे के बाद तो वह इस घर में पूरी तरह समर्पित रहेगी। संगीता और तुम हमउम्र हो। तुमने दुनियादारी को अभी ठीक से जाना नहीं है। आज जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहते हो, क्या पता वह संगीता के साथ कैसा व्यवहार करे और तुम्हारा संगीता से मिलना उसे कितना उचित लगे। ऐसा नहीं है कि संगीता के माता पिता के कहने के बाद हमने ऐसा निर्णय लिया है। सोच तो हम लोग पहले से रहे थे, पर यह सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब अगर उसके घर वालों की भी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं जिसे भाभी मानता आया हूँ उसे पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। यह शादी आपकी नजरों में नैतिक हो सकती है पर युक्तिसंगत नहीं। मेरे भी अपने कुछ अरमान है, फिर मेरे उस लड़की के प्रति वादे और कस्में। अरे बेटा, यह प्रेम प्यार कुछ दिनों का बुखार होता है। वह अपने घर में एडजस्ट हो जाएगी और तुम अपने घर में। पापा ने अपनी बात फिर से दोहराई। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे पास अब 2 ही विकल्प बचे थे। मैं या तो संगीता भाभी से विवाह करूं या इस घर को छोड़कर अपनी इच्छानुसार गृहस्थी बसा लूं। भैया की मौत के बाद अब मैं ही उनका सहारा था। मुझसे अब उनकी सारी आशाएं बंधी थी। हर हाल में वज्रपात मुझ पर ही होना था। यह तो सच था कि इस विवाह से न तो मैं सुखी रह सकता, न संगीता भाभी को खुश रख सकता और न ही खुशी ही सुखी रहती। परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बनती गई कि मैं घर में तटस्थ होता चला गया और अंतर्मुखी भी। हार कर इस घर की भलाई और माता पिता के फर्ज को निभाने के लिए मुझे ही अपनी कामनाओं के पंख समेटने पड़े। मुझे नहीं पता था कि नियति मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेल रही है। कहने को सब अपने थे पर अपनापन किसी में नहीं था। मैंने खुशी को कई बार फोन करने की कोशिश की मगर हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। मैं उसकी हालत भी अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे सचमुच कहीं का नहीं छोड़ा था। उसका गम मेरे गम से काफी गहरा था। आज मुझे उसकी और उसे मेरी सख्त जरूरत थी, पर वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने भी समझ लिया कि मुझ पर अब जिंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। मेरे सारे सपने पलकों में ही लरज कर रह गए और सारी हसरतें सीने में ही दफन होकर रह गई। अचानक घर से संगीता भाभी का फोन आया तो मैं चौंक पड़ा। मैं सपनों की जिस दुनिया में घूम रहा था उससे बाहर निकलकर मोबाइल को कान से लगा लिया। सॉरी, मैंने तुम्हें इस समय फोन किया। क्या तुम अभी घर पर आ सकते हो? मैं एकदम घबरा गया। मुझे लगा मेरे लिए एक और आघात प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। इस बार भाभी का निवेदन आदेश में बदल गया। बात क्या है? मैंने फिर पूछा। सच बात तो यह है कि मैं ठीक से जानना चाहती हूँ कि तुम इस विवाह से खुश हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ। मम्मी पापा घर पर नहीं है। ऐसे में तसल्ली से बैठकर बात हो सकेगी ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। मुझे लगा शायद यही ठीक होगा। जो औरत मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, पर खुशी की बात को छिपा जाऊंगा ताकि उसके भविष्य में कोई बाधा न पहुंचे। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने खुशी बैठी थी। मेरा तनबदन एकदम सिहर उठा। पता नहीं खुशी क्या कह चुकी होगी। इसे पहचानते हैं, इसका नाम खुशी है। भाभी ने भेद भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। मुझे इतना कमजोर और स्वार्थी मत समझना। तुम्हारे हाव भाव से मैं समझ चुकी थी कि तुम किसी को बहुत चाहते हो। मुझे लगा ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा। जिंदगी जीने और काटने में बड़ा फर्क होता है अंकित, और तुम्हारी जिंदगी तो खुशी है, फिर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते?
जब किसी से कोई सच्चा प्यार करता है तो उसके दिल में हमेशा वही बसा रहता है, फिर तुम मुझे कैसे खुश रख सकोगे? मैंने बड़ी मुश्किल से इसका नंबर तुम्हारे मोबाइल से ढूंढा था। अपनी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब मैंने तुम्हारी सारी स्थिति खुशी के सामने रखी तो इसने फौरन मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मम्मी पापा मानेंगे क्या? मैंने अपनी शंका रखी। जानते हो, वे दोनों खुशी के घर ही गए हैं, इसका हाथ मांगने, और यह पूरी की पूरी तुम्हारे सामने खड़ी है। कहते कहते भाभी की आंखें भर आईं और वह भीतर चली गई। मैंने खुशी को कसकर अंक में भींच लिया। खुशी मुझसे अलग होते हुए बोली, तुम मेरा सब कुछ लेकर क्यों दूर चले गए थे? तुमने भी तो जल्दी हार मान ली थी। कहते कहते मैं रो पड़ा। तब तक भाभी मेरे लिए पानी लेकर आ गई। मैंने पूछा, लेकिन भाभी, आपने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने तो तुम्हारे भैया के गुजर जाने के बाद ही दोबारा शादी न करने का फैसला कर लिया था। यह कहकर भाभी ने जैसे दिल का सारा दर्द आंखों से उड़ेल कर रख दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो डालने पर आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।